इवनिंग भाई, सभी को शाम के बज रहे हैं 8 और यहाँ पे मैं लेके आया हूँ एक बहुत बढ़िया सेशन जो कि है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जिसमें हम PYQs को डिस्कस करेंगे। तो आओ बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले के लेक्चर्स में क्या चल रहा था, हमने 3 लेक्चर्स लिए। पहले में हमने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, दूसरे में भी हमने भाई कॉन्स्टिट्यूशन के भी बारे में बताया जो कंसेप्ट छूट गए थे, तीसरे लेक्चर में मैंने प्रीएम्बल के बारे में बताया। ठीक है, अब अगला लेक्चर मैं इस पे लाया हूँ PYQs के ऊपर। इसके बाद एक और PYQs पे लेक्चर आएगा जिसमें हम प्रीएम्बल के PYQs डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में बढ़ेंगे जो कि पार्ट 1 में डिफाइन है। तो आओ, इस सीरीज़ में मैं लेके आया हूँ लमसम 30 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से। तो कितने हैं देख लो, 28 क्वेश्चंस हैं। और मैं सबसे यही कहूँगा कि मैं मेरे आंसर देने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में सारे लोग ट्राई करना और लास्ट में अपने आप के मार्क्स देखना कि कितने मार्क्स आपको मिले हैं। ठीक है, तो जो मैंने ये लिखा हुआ है भाई, ये बेसिकली वो है कि ये कौन सी ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। तो ये बोल रहा है कि राजेंद्र प्रसाद जी से पहले तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनसे पहले जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे। कमेंट सेक्शन में बताना प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो, सी है राजा गोपालचारी। ये वो थे जिन्हें पहला इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। कौन सा है ये सिविलियन अवार्ड, तो भारत रत्न है। तो ये पहले वो थे कौन, श्री रंगा गोपालचारी जी पहले वो थे जिन्हें पहला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, भारत रत्न मिला। ठीक है, तो याद रखना ये भी PYQ बन सकता है अगले बार का। ये 2024 में है, 2025 में बन सकता है ये। अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जब भी नाम आए तो बोल देना भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है, फिर TT कृष्णमाचारी, ये कौन थे, ये फाइनेंस एंड कॉमर्स के मिनिस्टर थे उस टाइम पे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा एक ही ऑप्शन बचता है भाई, वो है ये सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगर आपने PYQs देखे हैं, आप वीडियोस देख रहे हो, तो मैंने बताया होगा ये। अगर नहीं बताया तो मैंने शायद बताया होगा मैंने वैसे, वरना ये मैंने कवर नहीं करा होगा ये पार्ट। तो MCQ में कवर हो जाएगा जो पार्ट हमने वहाँ डील नहीं करा है। तो इस हिसाब से भी ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम सारे PYQs करेंगे जो अब तक पूछे गए हैं। UPSC को लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आप UPSC के PYQs कर ले रहे हैं तो आप सारे एग्ज़ाम्स के PYQs कर लेंगे। तो ठीक है, इसका थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इनकी कहानी क्या थी। तो ये थे सीनियर मोस्ट मेंबर थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या मतलब है। तो एक हमारी भाई इनके टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक फ्रेंच प्रैक्टिस होती है। फ्रेंच प्रैक्टिस या बोल लो फ्रेंच ट्रेडिशन होता है। तो उसमें क्या बोला जाता है कि जो हाईएस्ट मेंबर है उसको कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, अगर कुछ इनॉग्रल मीटिंग्स वगैरह करनी है तो ठीक है, उसी सिलसिले में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के करना है MCQ, डायरेक्ट मत कर लेना। अगर कई बच्चे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखा होता तो उसमें टिक कराते बिना सोचे समझे। तो क्लियर है ये, आई होप कि ये सबका करेक्ट हुआ होगा। ये लक्ष्मीकांत जी की अगर आप बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी आप NCERT वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें इनाम दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट एकदम। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इस बोल रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया कौन से एक्ट में। तो गवर्नर जनरल ऐसा पहले कौन बने थे उनका नाम बता दूंगा आपको मैं, वो थे विलियम बैडनिक जी। ठीक है, नाम याद रखना। अगले में ये भी पूछ सकता है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो कौन थे जिनको पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, तो विलियम बैडनिक थे। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें तो नाम वही नहीं दिया हुआ, ईयर बहुत सारे थे तो ये तो काटी, तो 1773 का था। इस पर मैं वीडियो लेके आया नहीं हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा लंबा जाता और उतना। इससे MCQ तो आते हैं इस चैप्टर से, बट मैं इसे हिस्ट्री में कवर करने की सोची थी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, जिसमें मैं सारे एक्ट्स का मतलब वो PYQ से बता दूंगा कि इसमें ये पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है। पिट इंडिया एक्ट भी नहीं था, 1793 का चार्टर एक्ट भी नहीं था। ऑप्शन गलत है क्या इसमें, हाँ ऑप्शन गलत है। जो इसका सही आंसर है भाई वो था 1833। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत है, 33 तो सही है, यहाँ पे 1833 आएगा। ठीक है, तो सही आंसर पता लग गया इसका।
चार्टर एक्ट 1833 का वो था जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जो थे वो इनके सुपीरियर बना दिए गए थे। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे के वो इनके सुपीरियर थे, वो इनको रिपोर्ट करेंगे, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा उसके पास सारी पावर्स होगी। ठीक है, कौन कौन सी पावर होगी? सिविल की सारी पावर उसके पास होगी, मिलिट्री की सारी पावर उसके पास होगी। तो ये सब बोला गया था इस एक्ट में, और इसी एक्ट में बोला गया था कि जो ब्रिटिश पोजीशंस हैं, पहली बार इस एक्ट में बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फाइनल पोजीशन है। ठीक है, समझ गए ना? अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि आपके दोनों ही आंसर सही गए होंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस थे भाई, नॉर्मल एकदम। ये पहला ही पॉइंट दिया हुआ है, इवन ये एक्ट की पहला ही पॉइंट है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट कर दिया गया था। आइए तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब दो स्टेटमेंट्स हैं, उसके ऑप्शंस ये हैं कि अच्छा ये उस टाइप में है क्या? ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। तो ये सही है, हाँ भाई 26 नवंबर को ही बनाया जाता है। ठीक है, ये बताना कमेंट सेक्शन, चलो मैं ये बता दे रहा हूँ। 26 कब बताओ, तुम बताना। 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था अपना। ठीक है, तो कितने 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था। तो कितने सारे जो थे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो पास नहीं हुआ था, पूरा कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो जब इस टाइम पे हुआ था तो कौन कौन से जो वो थे हमारे, क्या कहूँ मैं, पार्ट जो थे कॉन्स्टिट्यूशन में आए हुए थे। ठीक है, इस दिन कंप्लीट आया था। ठीक है, इस दिन तो पूरा आ गया था। तो अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या है? ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी। गलत है, कमेंट सेक्शन में बताना ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई थी। ठीक है, ये गलत है, तो सही है। मैं ये बता देता हूँ, जो ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी वो 29 अगस्त 47 को सेटअप हुई थी। ठीक है, और उन्होंने अपना कंप्लीट ड्राफ्ट कब बना दिया था? कंप्लीट बना दिया था उन्होंने 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, समझ गए ना? कंप्लीट ड्राफ्ट उन्होंने बना दिया था कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और फिर 26 नवंबर 19 नहीं, फाइनल ड्राफ्ट कब बनाया था? इसकी डेट क्या थी यार? इसकी डेट मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रही है, लेकिन ये सेटअप हुई थी इसी दिन। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया था। ठीक है, समझ गया ना? तो ओवरऑल इसमें क्या है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी थे, और ये बनाई कब थी? 29 अगस्त 1947 को। कमेंट सेक्शन में बता देना यार, मुझे उतनी डेट प्रॉपर याद नहीं रहती है, मैं भी आपके ही साथ कर रहा हूँ, ये मैंने पहले नहीं करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ये गलत हो गया। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बट गलत है। स्टेटमेंट 1 ये सही है। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट करे हुए जो है ना उन पर मार्क करना। ठीक हो गया ना? हाँ। अब अगले PYQ की तरफ बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 था, इसने डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया था। डायरकी मतलब क्या होता है? ड्यूअल फॉर्म में। ठीक है, इसने जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में आ जाते थे लॉ एंड ऑर्डर वगैरह। ठीक है, नहीं ये सब इसमें आते थे, रिजर्व में उल्टा बोल दिया, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह इसमें आ जाते थे रिजर्व में। ठीक है, लैंड रेवेन्यू आ गया, पुलिस से रिलेटेड मैटर्स आ गए, मैंने आपको ये बता रखा है वीडियो में तो मुझे याद है। ठीक है, और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में क्या आ गए? बेसिक जैसा एजुकेशन आ गई, हेल्थ आ गई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, ये सब इसमें आ जाता था, समझ गए ना? तो अब देखो कि इसमें क्या है, इसके ऑप्शन क्या हैं, अब पढ़ो। ठीक है, गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व, ये मैंने बता दिया, प्रोविंशियल और रिजर्व, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, ट्रांसफर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट, अब पूछा है रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, बता दिए मैंने सारे। एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस ये होगा, लोकल सेल गवर्नमेंट नहीं होगा, लैंड रेवेन्यू होगा, पुलिस होगी। ठीक है, तो अब देखो सेकंड ऑप्शन किस में है। ठीक है, इसमें पूछा है रिजर्व। ठीक है,
तो देखो सेकंड इसमें आ रहा है, गलत है, इसमें आ रहा है, गलत है, इसमें आ रहा है, गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था पावर का, पावर जो थी, ओ भाई साहब, जो पावर थी वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइडेड थी। ठीक है, ऐसा कौन से प्रोविजंस में लिखा हुआ है? ठीक है, कहाँ से ये आया गया है? ठीक है, ठीक है, अब मैं बता दूँ ये कौन से शेड्यूल में है। ये 7 शेड्यूल में है। ठीक है, और ये कौन से एक्ट से आया गया है? ये आया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इवन इसको क्रिटिसाइज़ भी करा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी इसकी कॉपी है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 7 शेड्यूल में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लिस्ट ही तो है, 3 लिस्ट है ना। कौन कौन सी लिस्ट है? कौन कौन से सब्जेक्ट हैं याद है? एक यूनियन लिस्ट हो गई, एक स्टेट लिस्ट हो गई, एक कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। कौन कौन से सब्जेक्ट है मैंने सब बता रखा है भाई ऊपर। आपने अगर पुरानी वीडियो देखी होगी तो सब बता रखा है मैंने। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं करंट में, स्टेट में कितने हैं और कॉन्करेंट में कितने हैं। चलो ये यूनियन का बता रहा हूँ 100 है, स्टेट और कॉन्करेंट के आप बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्लियर है ना आंसर? हाँ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? बी आर अम्बेडकर जी तो सीधे सीधे आ गए ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी 2 थी, एक मेजर थी, एक माइनर थी। तो जो इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, याद रख लेना। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 हो गए। अब ये मैचिंग का क्वेश्चन है। देखो इवन मैंने ये सबको बता भी रखा था कि ये पक्का आता है। लिस्ट 1 में आइटम्स हैं कौन कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और कंट्रीज़ जो कि कहाँ से लिया गया है। अब सीधे सीधे बताओ भाई मुझे कि जो DPSPs हैं भाई वो कहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स तो सबको बताऊंगे भाई, US से लिए गए हैं। अब देखो बी का ABCD। ठीक है, बी का है US कहाँ पे है? यहाँ पे बी का मेरा 5वां। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी का 5वां कहाँ का है? बी का 5वां एक इसमें है, एक इसमें है। ये दोनों को ख़त्म कर दो। ठीक है, 2 क्वेश्चन की गेम रह गई। अब देखो अब कौन सा है? DPSPs कहाँ के हैं? DPSPs कहाँ के हैं? एयरलैंड के बता रखा होगा मैंने, IRS के हो गए। तो DPSPs का मेरा हो गया तीसरा, ए का तीसरा आ रहा है, दोनों में वही है। तो ये दोनों अभी भी सेफ हैं। अब सी वाला गेम खेल लेगा। ठीक है, सी कौन सा है? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट किस में है भाई मेरी? कॉन्करेंट लिस्ट किस में है? कॉन्करेंट लिस्ट मेरी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट मेरी किस में है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? सी का 1। ठीक हो गया, सी का 1। ठीक है, बता रखा है मैंने, पूरा बता रखा है कौन कौन से पार्ट से लिया गया। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर टू यूनियन। यार ये तो मैंने आपको तब भी बता दिया था जब मैं फेडरल पढ़ा रहा था। ये कहाँ से लिया गया है? अब तो ऑप्शन ही सही हो गया, अब तो क्लियर पता लग गया होगा, डी का दूसरा है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? ये सही है, इसको रंग दो। ठीक है, देख लेना भाई, अगर याद नहीं है तो देख लेना। इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे 2003 में पूछा गया था, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि कौन से शेड्यूल से क्या चीज़ ली गई है। अब आओ अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ से मेरा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन कौन सा सबसे बेटर बता रहा है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता था? इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मेकिंग नेसेसरी लॉज। नहीं, सही मैंने बोलूँ तो ये नहीं है, तब भी सोच लो। इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिक ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट, ये भी नहीं है। इट डिफाइंस द लिमिट, हाँ भाई लिमिट आ गया, ये है। लिमिट और पावर बता देता था गवर्नमेंट की। ठीक है, कि ये लिमिट है तुम्हारी और ये पावर है। सही है, कॉन्स्टिट्यूशन पे भाई इतने अच्छे से बताया है ना। बेसिक लॉ है, सुप्रीम लॉ है लैंड का। ठीक है, बहुत प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, तो देख लेना यार, देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम पढ़ो या ना पढ़ो। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं बेचारे, वो मेरे को मैसेज कर रहे थे कि एक PYQs करा दो, एक PYQs करा दो। और आजकल कहाँ हूँ, आपके लेक्चर्स वगैरह अपलोड नहीं हो रहे, तो उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? ऑडी अल्ट्रम पैटर्न। ठीक है, अब ये क्या बोल दिया सोच रहे होगे, ये चीज़ें मैं जब आगे के लेक्चर लूँगा तब और पढ़ाऊँगा। ऑडी अल्ट्रम पैटर्न। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि राइट टू फेयर ट्रायल,
राइट टू बी हर्ड और राइट टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब सीधे सीधे यही होता है कि जो सारे हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, और सबको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन ये है, ठीक हो गया, समझ जा रहे हो यार, इतने समझदार तो हुई। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द टर्म स्टेट। अब मैंने हर लेक्चर में बता रखा है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट वो होता है जो कि सोवरेन हो। सोवरेन मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। जिसको सोवरेन का मतलब पता है वो क्लियर बोल देगा, ठीक है। अ कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ये होता है स्टेट में। परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन सही है, जहाँ पे आ गया ना एक्सटर्नल कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो पहला ही सही है। दूसरा पढ़ लो, अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड पीपल, ठीक है, कीवर्ड्स कैच करो बस, ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी, ठीक है, एंड प्रोसेसिंग एंड अथॉरिटी टू गवर्न देम, ठीक है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स, खुद तो प्रोटेक्ट करेंगे नहीं, ठीक है, एंड सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सब्सटेंसेस, तो ये गलत है। अ नंबर ऑफ पर्सनस, नंबर ऑफ पर्सन, ग्रुप तो बोला ही नहीं, खत्म हो गया। A society permanently living in a definite territory with a central authority and executive responsible to the central authority and the government, ये भी गलत है। जहाँ पे आपने पता है इस क्वेश्चन का क्या अच्छा था, ये एक्सटर्नल कंट्रोल कहीं पे भी नहीं लिखा है। इंडिपेंडेंट, ठीक है, सोवरेन पहले ही बोल देता है वो भाई सोवरेन है, गलत कर दो इसको पूरा। तो ये ऑप्शन ठीक है आप लोगों का, टिक भी लगा दो हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि भाई फ्री हो आप, ठीक है, फ्री हो। अब लिबर्टी कौन डिसाइड करता है मेरा यार, यही डिसाइड करेगा, सीधी सीधी बात है। सेपरेशन ऑफ पावर, कि हर पावर अलग है, लेजिस्लेचर का अपना अलग है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल अलग है, जुडिशरी का अपना रोल अलग है, ठीक है, पूरा बता रखा है यार आप लोगों को। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आपकी गलती है यार, मेरी गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन है किसका, राइट टू प्रॉपर्टी। इवन मैंने जब अमेंडमेंट्स बताए थे ना कुछ इंपॉर्टेंट तो वहीं पे बता दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी। 300A कुछ याद आ रहा है, आना चाहिए यार, अगर नहीं आ रहा है तो आपकी गलती है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 याद आ रहा है, आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपकी गलती है। पहले ये क्या था भाई, बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत। पहले ये एक फंडामेंटल राइट थी, इसको ट्रांसफ़र करा गया और लीगल राइट बनाया गया, ठीक है, अंडर आर्टिकल 300A और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए ये करा गया, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल राइट ख़त्म, नेदर फंडामेंटल राइट ख़त्म, लीगल राइट 2 वर्ड मिल गए, अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली और एनी पर्सन, सारे पर्सन को, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो विदेशी यहाँ ज़मीन वगैरह खरीद नहीं पाते, ठीक है। लीगल राइट है, सारे सिटीजन्स को अवेलेबल है, समझ गए ना, हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी मतलब पता है ना, जिस एग्ज़ाम की तुम तैयारी कर रहे हो, एन एजेंसी फॉर बाइंडिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह सकते हैं वैसे कुछ हद तक, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर कुछ, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक, जहाँ पे पब्लिक पॉलिसी आ जाए, बस वो सही है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का मेन मतलब यही होता है कि पब्लिक पॉलिसी को बनाए रखे, जो गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराएं, वही काम होता है IAS का, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर द बेस्ट सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल, इकोनॉमी वगैरह सारे फंड हटा दो, जहाँ पे तुम्हें वैल्यूज़ वगैरह दिख जाए उस पर मार्क कर देना। तो इसमें प्रमोशन और लिबरेट्स गलत, द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग गलत, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कहाँ से आ गया, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन गलत है, द लेवल ऑफ, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जहाँ पे तुम्हें वैल्यूज़ वगैरह दिख जाए तो ये सही है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये OECD ने डेफिनेशन दी थी। अब OECD की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, तीनों पढ़ लिया। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से हैं, USSR से, IRS से मतलब इरेलैंड से, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51 है, इसके आर्टिकल बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, लास्ट बता देता हूँ 35 तक है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार 12 से, ठीक है। और
ये कहाँ से, ये कहाँ से है, DPSPs कहाँ से कहाँ तक है, DPSPs कहाँ से कहाँ तक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। 51 तक है, कहाँ से, 35 से ही होंगे भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फुलफिल्ड बाय द नेशनल सोशियो असिस्टेंस, ठीक है ना यार, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है यार। अब देखो अगर मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर फुलफिल्ड बाय द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा। तो अगर ऐसा है तो जो JPSPs हैं उसमें मेरा क्या है भाई, सारे मॉरल लेसन्स वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। DPSPs में क्या है, सारे मॉरल लेसन्स लिखे हुए हैं। कौन कौन से आर्टिकल में, 41, 42, 46, ठीक है। आगे जब आएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 41 में क्या है कि भाई जो पब्लिक असिस्टेंस देना चाहिए सबको, जो ओल्ड एज हैं, सिक वगैरह हैं, ठीक है, उनको। और 42 क्या है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस के बारे में वर्क करता है, डील करता है, ठीक है। और 46 प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, ठीक हो गया। तो इसका आंसर यही होगा खाली, अगर इसकी बाउंड्री की बात आ गई, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, सही है। इफ़ अ पर्टिकुलर एरिया इज़ ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल, 5th शेड्यूल क्या कहता है, याद है सबको, याद तो होना चाहिए। 5th और 6th शेड्यूल मेरे ट्राइबल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, याद होना चाहिए भाई। अगर नहीं याद है तो तुम्हारी गलती है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो है क्या, इन अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल। अगर एक पर्टिकुलर एरिया को 5th शेड्यूल के अंदर में ला रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिसाइड, दिस वुड प्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, दिस शुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट, दिस वुड कन्वर्ट दैट, क्या है ये, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू द यूनियन टेरिटरी, नहीं। द स्टेट मच हैविंग विल बी डिक्लेयर्ड स्पेसिफिक, नहीं। जहाँ भी आ जाए ट्राइबल एरिया से जो भी रिलेटेड दिखे उस पर मार्क कर देना, ठीक है, क्योंकि जो 5 और 6 है वो उसी से डील करता है, AMTP, ठीक है, नहीं AMTM, ठीक है। शेड्यूल 5 में सब आ जाएंगे एक्सेप्ट इनको, और जो छठा है वो डील करता है AMTM से, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक हो गया, समझ गए ना, अब तो समझ गए हो यार। अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट इज़ अ फेडरल इन कैरेक्टर, कौन सा बेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि जो फेडरल कैरेक्टर को प्रॉपरली डिफाइन करे। तो फेडरल होता क्या है भाई, फेडरल होता क्या है, जिसके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, डिवीज़न ऑफ पावर हो, जहाँ इलेक्शन हो मेरे भाई, जहाँ सिटीजनशिप हो मेरे भाई, जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, और जहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। तो आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। तो द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी सही है, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड, पहला ही सही हो गया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये है फ्यूचर, ठीक है, रिटर्न हो, डिवीजन ऑफ पावर हो, इलेक्शन हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। कंसीडर द फॉलोइंग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स बेसिक स्ट्रक्चर, पता लग गया होगा क्वेश्चन पढ़ते ही, डिफाइन्स बेसिक स्ट्रक्चर भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ डिफाइन है, ये तो केशवानंद भारती केस आया था 1973 का, इसने बताया भाई, तो पहला तो गलत हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, हाँ ये देता है, टू सेफगार्ड द सिटीजन लायबिलिटीज़ एंड टू प्रिजर्व, ये सही है, ठीक है, हाँ ठीक है ना। ये किस में देता है, आर्टिकल 13 के अंदर में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, लॉस के रिगार्डिंग है 13 में, ठीक है। तो आंसर कौन सा है इसका, खाली 2, ठीक हो गया। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो जब भी ट्राइबल की बात आ जाए तो आप 5वें और 6ठे शेड्यूल में आ जाना, 5वां सही है, ठीक है। 3rd शेड्यूल किससे बात करता है, ओथ्स वगैरह से, याद तो होना चाहिए। 12th विलेज लेवल से बात करता है। 9th में एक अटैच करा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, और उसमें क्या बोला गया था, जुडिशियल रिव्यू, जो भी चीज़ इसमें डाल देंगे हम उस पर जुडिशरी अपना राइट नहीं जमा सकती, ठीक है। कब ऐड करा गया था, पहले अमेंडमेंट एक्ट से, कब हुआ था, 1951 में। कौन था उस टाइम पे प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड
इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, भाई पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आ गया था, तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू तो होंगे, ये सी बात है। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज़ अ, राइट टू वोट क्या है, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, सोचो 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 सोचो। चलो एक हिंट देता हूँ, इन दोनों में से एक सही है, ठीक है मेरे भाई, इन दोनों में से एक सही है, ठीक है, इन दोनों में से एक सही है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। अब बता देता हूँ, जब पढ़ेंगे इसके बारे में तब और डिटेल में बताऊँगा। आर्टिकल 326 में बोला गया है कि, क्या बोला गया है, आर्टिकल 326 और 325, ठीक है, एक यूनिवर्सल, ये अडल्ट सफरेज है, ठीक है, और ये यूनिवर्सल सफरेज है। यूनिवर्सल सफरेज मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, और जेंडर, ठीक है। और 326 क्या है कि जो भी जना, एज बेस्ड है, जो भी जना, कोई भी जना अगर एज अटेन कर चुका है 18 तो वो वोट दे सकता है, ठीक है, समझ गया ना। ये मैंने आपको प्रीएम्बल के टाइम में बताया भी होगा। 22 में बनाऊँ, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है, ठीक है, क्या है, एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नहीं, गलत है, अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज़ एंड मैकेनिज्म फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये तो सही लग रहा है वैसे। अगला पढ़ो, अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द स्टेट, गलत है, तो इसका ऑप्शन ये है, ठीक है, ठीक है। जिसको प्रॉपर समझ नहीं आ रहा होगा ना वो एक बार पूछ भी लेना। ये आर्टिकल 75 में बोला भी गया है कि ये जो है ये बेडरॉक है डेमोक्रेसी का, ठीक है, क्या बोला गया है, बेडरॉक कलेक्टिव को, ठीक है, कि बेडरॉक है डेमोक्रेसी का, समझ गए होगे ना अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ऊपर ही बता दिया, देयर इज एंड, ये फ्यूचर है। पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है, ये भी है। द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, गलत है, ये है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, गलत है। एग्रीमेंट का रिजल्ट कहाँ है भाई, एग्रीमेंट का रिजल्ट तो अगर अमेरिका का केस होता तो वहाँ पे एग्रीमेंट था, ठीक है। जब पॉलिटी का अगला लेक्चर स्टार्ट करूँगा तो उसमें बहुत अच्छे से समझ आएगा, जब स्टेट्स वगैरह की बात कर लेंगे ना, यूनियन टेरिटरीज़ वगैरह की, तो और अच्छे से समझ आएगा आपको लोगों को। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री, अब मेन एडवांटेज बोला है, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क, तो एक बार इसके एडवांटेजेस बता देता हूँ, ठीक है। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का प्रेजेंस है, और क्या है, मेजॉरिटी पार्टी रूल है, और क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या है, जो मेंबरशिप होगी वो लेजिस्लेचर से होगी, और जो लीडरशिप होगी, जो सीएम वगैरह होंगे वो किसके अंडर में करेंगे, लीडरशिप होगी सीएम और पीएम के उसमें होगी, और डिसोल्यूशन हो सकता है लोकसभा का, ठीक है, समझ गया ना, ये इसके फ्यूचर्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ दो, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, ये तो नहीं हो सकता वैसे फ्यूचर। इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, ये भी गलत है। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द, हाँ ये सही है, जो एग्जीक्यूटिव होगी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी, ठीक है, मैंने आपको नीचे सारे बता दिए, अब एक बार खुद ट्राई करना है। अब अगला कौन सा, द प्रोविजंस एंड द 5th एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन, भाई देखो 5th और 6th शेड्यूल कितना आ रहा है, मैंने कह रखा है ना आपसे, पक्का 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 पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, सही है, पहले ही सही है। ये कहाँ आ गया, गलत है पूरा, ये कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया, ठीक है, पहला सही है। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, 10 शेड्यूल रहता है एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये 10 शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी अगर, क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या है भाई, कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए पार्टी को स्विच कर रहा है तो ये प्रिवेंट करता है, बस और कुछ नहीं है एंटी डिफेक्शन में। और इसको ऐड करा गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ठीक है, समझ गया ना। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज आर इम्प्लाइड इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, ऊपर ही बता दिया हूँ पूरा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म की डेफिनेशन क्या है। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट सदा, ठीक है, मेंबर्स होल्ड द ऑफिस दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस, ठीक है। द कैबिनेट इज द हेडेड बाय द
हेड ऑफ द स्टेट नहीं भाई, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, नॉट अ मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही है। अगर एलिमिनेशन से भी आप खेलते हैं तो देखो 3 आया नहीं है, 3 नहीं, ठीक है। ये मैंने बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं भाई? 25 पार्ट्स हैं। आर्टिकल कितने हैं? 448 आर्टिकल्स हैं। और देखो और क्या है और क्या है? 9, 10, 11 एंड 12 शेड्यूल्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? 9, 10 इज़ आर करेक्ट, ठीक है, इज़ आर करेक्ट बोला है। 9th, 10th और 11th और 12th शेड्यूल जो हैं एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हाँ सही है। 9th को भी ऐड करा गया था पहले से ही, 10th को भी करा गया था, 11 और 12 73rd एंड 74 से हुए थे, ठीक है। हाँ, तो जो ये मेरा क्वेश्चन है भाई ये सही है एकदम, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ओनली करेक्ट। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है। तो इसका ऑप्शन है ओनली 3। तो मैं यहीं के साथ अपने लेक्चर को, इस लेक्चर को एंड करता हूँ। 31 मिनट का लेक्चर डाला है और 28 क्वेश्चंस करें। और सबसे मेन बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारी यूपीएससी PYQs में आ रखे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए मैंने और ईयर भी लिखे हुए मैंने, कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है, ठीक है। जैसे 2022 में आया हुआ है और ये 2023 में आया हुआ है। तो ठीक है, समझ गए होंगे पूरा लेक्चर आप। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं करता हूँ एंड। आप सबका धन्यवाद जो लास्ट तक बने रहे, और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मेंशन करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अगले लेक्चर में मैं प्रीएम्बल के ऊपर MCQ लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, बाय।